सियासतदानों और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान अब तक कितनी बार लड़ाई हुई, कौन सा सियासतदान, कौन सी सियासी पार्टी किसके बारे में क्या कहते रहे। दरअसल ये जंग कब से है, क्यों है और आखिरकार इसमें मीडिया का क्या किरदार है, ये कौम किस किस माज के ऊपर तकसीम है, किस इस्टेब्लिशमेंट के बड़े अफीसर ने, 2 स्टार्स ने और 3 स्टार्स ने किन किन सियासतदानों से माफ़ियाँ मांगी, किन साबिक चीफ जस्टिस ने जो है वो सियासतदानों से माफ़ी मांगी, ये हालात कब कहाँ से कैसे पहुँचते रहे और बिलखुसूस जो ट्रेंड चला था आर्मी के ख़िलाफ़ जिसका इल्ज़ाम पीटीआई के ऊपर है, इसमें और कौन कौन मुलव्वस है और इसमें किसका कितना हिस्सा है, तफसीलन आज के एपिसोड में इसके ऊपर बात होगी। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी, आपसे महातब हूँ। अक्सर आए रोज़ आप पाकिस्तानी सियासत के अंदर ऐसे हालात देखते हैं कि एक ऐसा सियासी गोरखधंधा बन जाता है कि जिसकी समझ नहीं आती। एक्चुअली गोरखधंधा का मतलब ही यही है, वो चीज़, वो बात जो समझ में ना आए। और इसी तरह के कुछ हालात पाकिस्तान से आज से नहीं है, बल्कि जब से पाकिस्तान बना है उस वक्त से हैं। और बैरूनी दुनिया ने क्या कहा हमारे इदारों के बारे में उसको छोड़ देता हूँ, लेकिन सबसे पहले बात याद रखिएगा, किसी भी मुल्क की जो फ़ौज होती है, जो आर्मी होती है, वो इतनी इंपॉर्टेंट है और ख़ासकर इस्लामी दुनिया के लिए इतनी अहमियत की हामिल है कि अगर पाकिस्तान के पास इस तरह की बहादुर और जज्बे से सरशार फ़ौज ना हो तो शायद ये दुनिया के नक्शे से ये जो मुल्क है ये सफ़ाए हस्ती से मिट जाए। मगर इसमें चंद किरदार होते हैं, चंद बड़े लोग होते हैं जिनको वजह बना के एक पूरा इदारा जो है वो बदनाम होता है। क्यों बदनाम किया गया, माजी के अंदर किसने क्या कहा, इसका आगाज़ करते हैं। अहम पॉइंट्स आपको बताऊंगा, आपकी जो याद दहानी है वो बड़ी ज़रूरी है कि कौन क्या कहता रहा। आप इमेजिन कर सकते हैं कि नवाज शरीफ जो थे एक टाइम पे, आज से चंद माह कबल, जनरल फैज़ साहब का जो DGIS आई थी और जनरल बाजवा साहब जो सिपाही सलार थे पाक फौज के, उनका बबांग दोहल तकारीर में, इजलास में, मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया पे नाम लेते थे और जिसके बाद उनके ऊपर पाबंदियां भी लगी थी और चीज़ें भी हुई थी। ये बगाड़ गया था, एक नुक्ता बता देता हूँ, 22 अरब रुपए की किस्त का मामला था जिसकी वजह से 2 तिहाई अक्सरियत ना होती तो नवाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म ना होती। ये पैसों का लेन देन का मामला था, दफाई बजट का। फिर वो जब नाम लेते रहे, सारी चीज़ें करते रहे, तो माफियों वाली बात के ऊपर मैं बाद में आऊँगा। इससे नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बता देता हूँ, उन्हीं ही की साहबजादी मरियम नवाज वो क्या कहती रही। सबसे बड़ा इल्ज़ाम कि पाकिस्तान के अंदर से नवाज शरीफ की हुकूमत को ख़त्म करने के लिए, एक माहौल बनाने के लिए, धरनों के निज़ाम को बदलने के लिए, जब इमरान खान 126 दिन का धरना दे रहे थे तो AP वो जो स्कूल था आर्मी पब्लिक, उसके ऊपर भी मरियम नवाज ने ट्वीट किया। कहा गया, ये आप देख सकते हैं कि वो किसने सानिया करवाया था, उनका इशारा किसकी तरफ था, आप लोग इस बात को समझते हैं। फिर ख्वाजा आसिफ जो उस वक्त के वजीर दिफा थे, पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर खड़े होके बेशुमार चीज़ें कहते रहे और एक दफ़ा उन्होंने ये इंतहा कर दी कि उन्होंने ये तक कह दिया कि पाकिस्तानी फ़ौज कोई भी जंग नहीं जीती और उल्टा इन्होंने कौम की हड्डियों से गोश्त निचोड़ कर खाया है। इससे बड़े अल्फाज क्या हो सकते हैं। इसके अलावा या सादिक हूँ, ख्वाजा साद रफ़ीक हूँ, सब लोग कहते रहे, PTI की तरफ से इमरान खान भी कहते रहे, उन्होंने फ़ौज के ऊपर तनकीद की, इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर तनकीद की और उसमें ये अल्फाज होते थे कि ये बड़े लोग ऐसे करते हैं, जर्नैल जो हैं इनके नीचे जो हैं वो ऐसे नहीं करते, हम फ़ौज की बड़ी इज़्ज़त करते हैं। और एक हकीकत है जिसको आप जुटला नहीं सकते। उसके बाद दबे लफ्ज़ों में कोई मशवरा देना चाह रहे थे, कोई बात करना चाह रहे थे, जो शहबाज गिल हैं उनको भी पकड़ लिया गया, चूँकि हालात बड़े वर्ष हो गए थे। कोई पाकिस्तान की ऐसी सियासी पार्टी नहीं है, इवन मौलाना फजलुर रहमान, इवन आसिफ अल जरदारी के आपने तो चले जाना है और हमने हमेशा रहना है और आपकी ईंट से ईंट बजा देंगे, क्या करेंगे, उसके बाद उनका क्या हाल हुआ। आज भी जो सहाफ़ियों को पकड़ा जा रहा है, ये हुकूमत नहीं सिर्फ पकड़ती, इसके पीछे और लोग होते हैं। ये जो अदालतें रात के 12 बजे खुलती हैं, इसके पीछे और चीज़ें होती हैं। और क्यों कहते हो कि इस्टेब्लिशमेंट जो है, जिसमें ब्यूरोक्रेसी है, जिसमें आर्मी के बड़े लोग शामिल हैं, वो सियासत में मुदाखलत नहीं करते। मैं आपको मिसाल देता हूँ, नवाज शरीफ को अब हुकूमत में किसने वापस लाया, इस्टेब्लिशमेंट ने। किसने ये गवर्नमेंट बनवाई और शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने, इस्टेब्लिशमेंट। इवन चौधरी परवेज इलाही को वज़ीर आला किसने बनाया, इस्टेब्लिशमेंट। इवन इमरान खान को कौन लेके आया था इक़्तिदार में, इस्टेब्लिशमेंट। पाकिस्तान की पूरी तारीख में 75 सालों में एक बार भी मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि कोई दौर सियासी ऐसा गुजरा हो, मार्शल लॉ तो था ही उनका, जिसके अंदर इस्टेब्लिशमेंट ने किरदार अदा ना किया हो। अगर मुझसे कोई पूछे
کہ आपको पाकिस्तान का कौन सा एक इलेक्शन ऐसा लगता है जिसके अंदर धांधली नहीं हुई थी या किसी हद तक फेयर था, तो मैं यहिया खान के दौर का एक इलेक्शन आपको कह सकता हूँ। उसके अलावा पाकिस्तान का कोई इलेक्शन जो है वो फ्री एंड फेयर नहीं हुआ और इस्टेब्लिशमेंट के किरदार की वजह से लोगों को लाया जाता रहा। आप इमेजिन करें, सियासी मजहबी लोगों को इस्तेमाल किया गया नून लीग का वोट बैंक तोड़ने के लिए, इमरान खान के ऊपर प्रेशर डेवलप करने के लिए, उनको पैसे देते रहे। जिस जिस सांप को आपने पाला उसी शख्स ने आपको, उसी पार्टी ने, उसी सियासतदान ने आपको डसा। फिर मिसाल देता हूँ माजी की कि नवाज शरीफ जब इनके ऊपर तनकीद करते थे आज उनके साथ हैं। इमरान जिसने इनके खिलाफ बोला उसको उन्होंने साथ मिला के या तो कमज़ोर किया या उसके साथ होके मिल के, चूँकि अपने अपने मफादात का तयन है। मुल्क के अंदर कानून इक्वल नहीं है, स्टेट विद इन द स्टेट है। मैं आज फिर से कहता हूँ, बेशुमार बड़े ऑथर्स ने इसके बारे में लिखा है। आप तमाम लोगों को, तमाम इदारों के अफराद को एक अदालत में पेश होना चाहिए। उनके जितने भी अस्पताल हैं, जो इदारे हैं, सीमेंट बनाने से लेकर इसका ऑडिट होना चाहिए। अवाम को पूछना चाहिए कि भाईजान हमें बताया जाए कि ये पैसे कहाँ जाते हैं, क्या चीज़ें होती हैं। फौजी जो हैं, जो बहादुर लड़ते हैं, उससे मुश्किल नौकरी हो ही नहीं सकती। मेरे वालिद से लेके, मेरे ताया अबू से लेके, हमारे ख़ानदान के बेशुमार लोग रहे, हमारे दोस्त आर्मी के अंदर हैं। ये गन पकड़ना 20 किलो की और फिर तपती धूप में और -7 के अंदर वहाँ पे रहना, ये मतलब कि इसके ऊपर तो अल्फाज नहीं है कि हम कुछ कह सकें। और फिर पैगंबरों के बाद सबसे बड़ा रुतबा अल्लाह कुरान में कहता है, अगर ये शहीद हो जाएं तो इन्हें मुर्दा मत कहो, ये जिंदा है, तुम्हें इनके बारे में इल्म नहीं है। तो ये जज्बा है हमारे पास जिसके तहत करते हैं। मगर हर इदारे की एक हदूद और क़यूद है, उसको उसी के अंदर रह के काम करना चाहिए। फिर मीडिया, इसके ऊपर तो मैं स्पेशल एपिसोड करूँगा कि ये मीडिया जो है ये तकसीम है, मजहब की बुनियाद के ऊपर हम मुख्तलिफ मसलक के अंदर तकसीम है, ब्यूरोक्रेसी में तकसीम है, पुलिस के अंदर तकसीम है, सियासतदान तकसीम है, फौज के अंदर इस्टेब्लिशमेंट जो है उसके अंदर भी ग्रुपिंग होती है। जनरल फैज़ का क्या इंटरेस्ट इमरान खान साहब के लिए नहीं है? क्या जो बाकी दूसरे ग्रुप हैं क्या वो पीडीएम के साथ नहीं है? ये हकीकतें हैं, ये बतानी चाहिए। ये मुल्क होगा तो सारी चीज़ें होंगी, ये मुल्क ही नहीं रहेगा, इसके अंदर रहने वाले अवाम ही खुशहाल नहीं होंगे, तो फिर इस तरह से चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी। आप इमेजिन करें कि जब जियो टेलीविजन के ऊपर बंदिश होती थी तो एयर वाई वाले खुशियाँ मनाते थे। एक हकीकत है, आज एयर वाई के साथ हो रहे तो जियो वाले खुश हैं। और सहाफ़ियों की, अगर मैं बड़े बड़े सहाफ़ी जिनको मैं अपना रोल मॉडल किसी दौर में मानता था, अब नहीं मानता, वो पैरोकार हैं सियासी जमातों के, उसकी कोई ना कोई लाइन है। हाँ, मैं भी कभी कभार हक और सच का साथ देते हुए क्या करें, जब हर तरफ बुराई नजर आए तो इस्लाम भी कहता है कि उसमें से छोटी बुराई का इंतखाब करो। तो हमें छोटी बुराई का इंतखाब करते हुए कई बार किसी पार्टी के लिए ज़्यादा वो चीज़ें कहना पड़ती हैं। आखिर जाएं तो जाएं कहाँ। कई बार दिल करता है कि जिस शख्स को पाकिस्तान के असल हालात का इल्म हो, उसे पता हो हमारे मुल्क की सियासत कैसे होती है, हमारे मुल्क के इदारे कैसे काम करते हैं, हमारे मुल्क का मीडिया जिसका मैं हिस्सा हूँ वो कैसे काम कर सकता है। मैंने समा को 6 साल सर्व किया, छोड़ा फिर उसके बाद, और फिर अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर आ गया कि आज़ादी से काम करना चाहिए। जब लोगों को समझ आ जाए तो उनको डिप्रेशन में चले जाते हैं। मैं कई बार सोचता हूँ काश मुझे पता ना होता कि ये पाकिस्तान के हालात कैसे चलते हैं, काश मैंने 4 साल इकोनॉमिक्स ना पढ़ी होती, काश मुझे 16 साल मीडिया में ना होते, मुझे समझ ही ना होती इन चीज़ों की। और फिर सबसे बड़ी चीज़ के काश मेरे अंदर एहसास ना होता अपने मुल्क, कौम और इन हालात के साथ, तो मुझे अजियत ना होती अगर मैं कभी सोचता। कई बार हम लोगों से जब बात करते हैं तो खामोशी इख्तियार करना पड़ती है। क्यों? उनको किसी सियासतदान से बेपनाह प्यार, मोहब्बत और इश्क है, वो चाहे पीटीआई या पीपल्स पार्टी या नून लीग है। लोग सिर्फ वो सुनना चाहते हैं जो उनको अच्छा लगता है। और एक सहाफ़ी को तो वैसे भी किसी पॉलिटिशियन या किसी पॉलिटिकल वर्कर से तो डिबेट करनी नहीं चाहिए। अगर सहाफ़ी फेयर है तो उसने ज़ाहिर सच्ची बात करनी होगी, तो हो सकता है आगे से उसका सर फोड़ दे। कहने का मतलब ये है कि हम लोग अंधे हैं, बहरे हैं, चीज़ों को देखते नहीं, जो कुछ आता है उसके ऊपर करते हैं। असल मौजू के ऊपर आ जाता हूँ। इसहाक डार साहब ने मेरे प्रोग्राम में कहा था कि 2 स्टार और 3 स्टार्स ने मुझसे माफ़ी मांगी। साबिक चीफ जस्टिस साकिब नसार ने इसहाक डार साहब से और नवाज शरीफ से माफ़ियाँ मांगी। 2 स्टार 3 स्टार्स की जो माफ़ियाँ हैं, मैं इस बात को यहीं ख़त्म करता हूँ। और इवन इसहाक डार साहब का क्लिप मौजूद है, चाहूँ तो लगा सकता हूँ। वो 3.5 मिलियन लोगों ने उस चीज़ को देखा था। मगर हमारी तकसीम, हमारे हर इदारे का अपनी डोमेन में काम ना करना पाकिस्तान के लिए तबाही है। इन लोगों को आज़ाद छोड़ दें, सियासतदानों को अपना काम करने दें, ये खुद इलेक्शन लड़ें, ऑडिट का निज़ाम बेहतरीन बना लें। जो सियासतदान कहता है कि मुल्क में इंसाफ होना चाहिए। यहाँ इमरान खान से लेके कोई भी शख्स पाक साफ नहीं है। इन सब ने उन्हीं ही इदारों की मदद लिए
اقتدار میں آئے جن کے خلاف یہ آج بولتے ہیں، سب یہ چاہتے ہیں جب ہمیں ضرورت ہے تو یہ نیوٹرلز نہ ہوں، جب ہمیں ضرورت نہ ہو تو یہ نیوٹرلز ہو جاؤں۔ کہنے کا مطلب کہ سیاسی مفادات ہیں۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ کوئی زیادہ برا ہے، کوئی کم برا ہے، کوئی زیادہ اچھا ہے، کوئی کم اچھا ہے، مگر آج تک کوئی ایسی کتاب نہیں لکھی گئی، آج تک کچھ ایسا لوگوں کو بتایا اور سمجھایا نہیں گیا کہ لوگوں کو سمجھ آ سکے۔ جو لوگ دلچسپی لیتے ہیں، ہمارے ملک کے اندر 100 میں سے 90 بندے پولیٹکس کرتے ہیں، لیکن ان کو اویئرنیس نہیں ہے، ایجوکیشن نہیں ہے ان کے پاس۔ 70% عوام ہماری ان پڑھ ہے، جاہل کا لفظ کہنا پڑے گا۔ وہ دیکھا دیکھی میں چیزیں کرتے ہیں، ناپرستی میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور ملک ایک ایسی جگہ کے اوپر جا رہا ہے جہاں پہ عوام پس رہے ہیں۔ اینڈ آف دی ڈے تو عوام کا ہی قصور ہوتا ہے۔ جس ملک کے اندر معاشی عدم استحکام ہوگا وہاں پہ اس طرح کے حالات پیدا ہوتے ہیں۔ میرے ذہن سے کچھ جملے نکل گئے، میں نے روٹین کی باتیں آپ کے ساتھ جو میرے دل و دماغ میں تھا اس کو شیئر کیا ہے، مگر پاکستان کے اندر جب تک تمام ادارے اپنی اپنی ڈومین میں کام نہیں کریں گے، یہ سسٹم آزاد نہیں ہوگا، عدلیہ سے لے کے میڈیا سے لے کے سیاستدان آزاد نہیں ہے اس ملک کے اندر، تب تک اس ملک کے حالات اچھے نہیں ہو سکتے۔ اور حالات کو اچھا کرنے کے لیے اچھی سوچ چاہیے ہر ادارے میں۔ پاک فوج کے اندر اللہ کے ولی بیٹھے ہیں جو تہجد بھی پڑھتے ہیں، ضرب عضب نام بھی رکھتے ہیں، 5 ٹائم نماز بھی پڑھتے ہیں، اور واقعی وہ نیک لوگ بھی ہیں، مگر جب آپ اپنی حدود اور قیود سے پھلانگ کے کسی اور طرف کچھ کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر حالات خراب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سیاستدانوں کو بھی ہدایت دے، ساری چیزیں کرے، مگر آگے کیا ہوگا؟ ہاں اصل بات میرے ذہن میں آگئی جس کے اوپر اختتام کرنا تھا۔ جو کہا گیا کہ ہیلی کاپٹر حادثے کے بعد پاک فوج کے خلاف مہم چلائی گئی، اس میں نہ صرف پی ٹی آئی شامل تھی بلکہ اس کے اندر پاکستان مسلم لیگ نواز بھی شامل تھی، پیپلز پارٹی بھی شامل تھی، اور اس کا کریڈٹ اگر میں 2 جماعتوں میں سے دوں تو میں 51% پی ٹی آئی کو دوں گا اور 49% نون لیگ کو دوں گا، جنہوں نے مل کے کیا۔ اب ان کی ہدایات ہوں یا نہ ہوں، آپ نے عوام کو ایسا تاثر دے دیا ہوا ہے اس ادارے کے بارے میں کہ اب وہ آپ کے کہنے کے بغیر ہی سوشل میڈیا کے اوپر چیزیں کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور سب سے بڑی چیز کہ اس دور میں ان لوگوں کو اویئرنیس ہے، لوگ سمجھ گئے ہیں کہ پہلے کیا تھا اب کیا ہے۔ میں آپ کو پھر ایک بار بات تیسری بار ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ اس قوم کو آپ کیسے سمجھائیں گے کہ جو نواز شریف سب کرپٹ تھے، جن کے اوپر تا حیات پابندی ہے، جن کو جیل میں ہونا چاہیے تھا، جنہوں نے کرپشن کی تھی، جنہوں نے لنڈن میں مکان لیا تھا، آج ان کی پارٹی کا اور ان کا سگا چھوٹا بھائی جس کے اوپر اربوں روپے کے الزامات تھے، کرپشن تھی، جو ان کا بیٹا حمزہ شہباز تھا، اس کے اوپر 1100 ارب روپے کے کرپشن کے الزام تھے، وہ کیوں سی ایم بنے؟ اور ان کا بھائی اور شہباز شریف صاحب آج وزیر اعظم کیوں ہیں؟ کل یہ کرپٹ تھے، آج یہ ٹھیک ہیں۔ اور میری بات یاد رکھیے گا، آنے والے دنوں، ہفتوں، مہینوں کے اندر وہ نواز شریف نہ تا حیات نائل ہوں گے، نہ وہ پردیس میں رہیں گے، وہ اپنے دیس میں ہوں گے، وہ تقریریں کریں گے، وہ الیکشن لڑیں گے، سب چیزیں ہوں گی۔ پھر آپ کیا لوگوں کو جواب دیں گے کہ اس کے پیچھے کون تھا جس نے ان کی حکومت ختم کی تھی اور یہ سارے حالات کی تھے؟ جب دل کرتا ہے آپ اپنے پسند والے بندے کو لے آتے ہو، ساری چیزیں کرتے ہو۔ اور اگلا ایپیسوڈ آپ نے ضرور دیکھنا ہے کہ آپ نے کبھی باغور جائزہ لیا اس بات کا کہ ہمارے سیاستدان جو ہیں اس وقت 3 درجن سے زائد وہ خاموش کیوں ہیں؟ ان کو کب استعمال میں لایا جائے گا؟ چودھری نثار سے لے کے وہ طویل لسٹ ہے جن کے میں نام لے سکتا ہوں، یہ بھی ایک بہت بڑا ماجرا ہے جس کے اوپر بات کروں گا۔ میں نے صحافیوں کو روتے ہوئے، چیختے چلاتے ہوئے دیکھا ہے کہ وہ مجبوری کے تحت کام کر رہے ہیں، ان کو اس لیے یہ بیانیہ پیش کرنا ہوتا ہے کہ وہ بلیک میل ہوئے ہیں۔ سب چیزوں کے اوپر بات کروں گا، زندگی چھوٹی سی ہے، باتیں بے شمار ہیں، کوشش کریں گے کہ اپنے حصے کا کام کر کے لوگوں کو اویئرنیس دی جائے۔ اپنا فیڈ بیک دیجیے اور بالخصوص ضرور بتائیے کیا آپ کو اس طرح کی باتیں سننے میں دلچسپی ہے۔ اپنا خیال رکھیں، فیڈ بیک دیجیے۔ اللہ حافظ۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔